दर्शकों, अगर बात करें ज़िंदगी की तो हर किसी के लिए ज़िंदगी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए ज़िंदगी एक रंगमंच है तो किसी के लिए एक रेस तो किसी के लिए एक रेलगाड़ी। लेकिन सही मायने में अगर बात करें ज़िंदगी की तो ज़िंदगी ऊपर वाले का दिया सबसे नायाब तोहफ़ा है जो हर मायने में खूबसूरत है। और इसे देखने के लिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ हमने अपनी आंखें खोल ली, अपने जीवन में लक्ष्य, लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता को जगह दी, बस वहीं से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना शुरू कर देते हैं। आइए अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को दुगनी करते हैं और आचार्य विनोबा भावे द्वारा कहे इस विचार को अपने जीवन में शामिल करते और देखते हैं आज का अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आप हैं अरुण कुमार, रिटायर्ड जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्तमान समय में आप एक उद्यमी हैं और बतौर मेंटोर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इत्यादि जैसे कई संस्थाओं से जुड़कर छात्र छात्राओं के जीवन का मार्गदर्शन किया है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। अरुण जी, सबसे पहले आपके जीवन के शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मुकाम को आपने किस प्रकार हासिल किया? मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पढ़ाई लिखाई मेरे पिताजी केंद्रीय सर्विस में थे, तो बिहार से बाहर हुई, शिमला चंडीगढ़ वगैरह में हुई। लेकिन मेरा कॉलेज का एजुकेशन मुजफ्फरपुर से हुआ, एलएस कॉलेज से मैं पास आउट किया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में से हमने नौकरी की शुरुआत की और मेरे पहले शाखा प्रबंधक के रूप में पोस्टिंग यूपी के सिकंदरपुर बाज़ार में हुई। उसके बाद 8-10 ब्रांच का मैनेजर होते हुए अंत में मेरी पोस्टिंग बिहार में श्री कृष्णापुरी शाखा के शाखा प्रबंधक के बतौर हुई। वहाँ से फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में बरसोआ ब्रांच का प्रबंधक रहा। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनचेस्टर ब्रांच का शाखा प्रबंधक रहा। फिर वहाँ से लौटने के बाद मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुई। दिल्ली में मैं डिप्टी आरएम था। फिर मैं जोधपुर का रीजनल मैनेजर बना। फिर मैं कॉरपोरेट ऑफिस में डीजीएम रिटेल बैंकिंग बना। फिर मैं वाराणसी में डीजीएम था। फिर मैं अंत में बिहार आया और जीवन के आखिरी मैंने कार्यकाल के आखिरी पायदान में हमारी सेवानिवृत्ति यहीं से हुई। सेवानिवृत्ति के पहले मैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड जोन का इंचार्ज था, देख रेख करता था। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात हुई कि जहाँ से नौकरी की शुरुआत हुई वहीं मेरा समापन भी हुआ। ये भगवान की कृपा थी। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लंबे अरसे से बैंक से जुड़े रहे, आपने कई बदलाव देखे होंगे। अगर बात करें तब की, तो पहले हर कार्य मैनुअली हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में आज बस एक बटन दबाते ही सारे कार्य हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार का रिवॉल्यूशन बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। आप भी इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बैंकिंग में एवोल्यूशन की जो बात करें, ये करीब 91 के बाद से इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनल भी चेंजेज आने थे और एक्सटर्नल भी चेंजेज आने थे। उस समय हम लोग को लगता था कि क्या ये हो पाएगा। हम लोग इसको हंसी मजाक में उड़ा देते थे कि कैसे होगा, यह होगा। और जो आपने एक बटन दबाने की बात करी, तो एक बटन दबाने के पीछे तो कितने बड़े बड़े हो गए। मैं उस समय दिल्ली में था। रात के 11 बजे एक फ़ोन आया मैंने डाटा सेंटर से कि आपके एक छोटी सी ब्रांच में 140 करोड़ का कोई ट्रांजैक्शन हो गया है। तो रात के 11 बजे थे, हम लोग मोटरसाइकिल से दौड़ के उस ब्रांच में पहुँचे। तो क्या गलती हुई थी, 14 डिजिट का अकाउंट नंबर हुआ करता था। शाखा प्रबंधक ने गलती से 14 डिजिट वाले को अमाउंट में भी डाल दिया। तो दैट बिकेम अराउंड 140 एंड ऑड करोड़। और एक बटन दबा के इंटर में डाल दिया। तो एक बटन का कमाल था, अगर उसको समय पर नहीं रोका जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तो हम लोग के टाइम में क्या था कि वी वर नॉट वेरी कंप्यूटर सेवी, आईटी से भी हम लोग नहीं थे, तो गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। आज के नए जनरेशन में लोग आ गए हैं, दे आर वेरी आईटी सेवी, तो ये नहीं है। लेकिन इस एक बटन वाले जो कायाकल्प ऐसा कर दिया कि जो उस समय हम लोग को लगता था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। और आज ये हम लोग जब जाते हैं अपने बैंक में तो ये विश्वास नहीं होता है कि ये वही बैंक है जहाँ हम लोग मैनुअली काम किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ये क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार ये ज़रूरत भी थी बैंक की, क्योंकि जो कस्टमर का मैनुअल में लोड हुआ करता था, हम लोग जब इसके पूरी ब्रांच के मैनेजर थे तो 80 लेजर का हम लोग को हर मंथ में बैलेंसिंग करना पड़ता था। 80 लेजर्स हैंडल करना, और आज एक भी खोजने से एक भी रजिस्टर लेजर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है।
और इसका बैंक में सकारात्मक योगदान है। ये बहुत ज़रूरत थी समय की। जी। जैसे कि कहते हैं कि परिवर्तन विकास का पहला कदम होता है या परिवर्तन विकास की शुरुआत होती है। ऐसे में जैसे जो भी चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में आए तो इसका क्या कुछ प्रभाव कस्टमर्स के साथ साथ बैंकर्स पे पड़ा? परिवर्तन तो हुआ। जैसे बैंक का मुख्य काम है रुपए का लेन देन, उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम बैंक करता है वो फंड ट्रांसफ़र का करता है। तो पहले दौर में, इसके पहले जो डिजिटल के पहले दौर में फंड ट्रांसफ़र के 3 माध्यम हुआ करते थे, डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। अब जब ये डिजिटल हो गया तो वो तो आउटडेटेड हो गए। अब हो गया आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। आरटीजीएस तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम हो गया और इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम हो गया। तो ये 3 चीज़ों ने बैंक को पूरा बदल दिया है, पूरा तरह से बदल दिया है। अभी मैं आपसे बात करते करते अपने मोबाइल से आपको फंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। हम लोग बताते थे, लेक्चर दे के बताते थे कि नाउ यू आर कैरिंग योर बैंक इन योर पॉकेट। दैट वाज अनबिलीवेबल एट दैट टाइम, बट नाउ इट इज़ हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। मैं अपने मोबाइल से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवा लूँगा। पहले क्या होता था कि मेरे को स्टेटमेंट लेने के लिए ब्रांच जाना पड़ता था, वहाँ अगर प्रिंटर खराब है तो नहीं मिलेगा। आज बैंक ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, एटीएम के साथ एक पासबुक प्रिंटर डाल दिया है, लेकिन उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे आईएमपीएस में, मोबाइल बैंकिंग में सारी सुविधाएं हमारी उपलब्ध हैं। ये कस्टमर के लिए, उस ज़माने में हम लोग क्या होता था कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए स्ट्रगल करते थे कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, जो काम कर रही आया है वो सेटिस्फाई हो जाए। बट नाउ दिस डिजिटल मोड हैज़ गिवन कस्टमर डिलाइट। अब कस्टमर, मेरे जैसा बैंकर भी अगर खुद मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर खुश होता है कि हाउ इट हैज़ हैपेंड। तो नाउ फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन टू बैंकिंग हैज़ मूव टू द कस्टमर डिलाइट। और कोई भी परेशानी आती है तो उसको फिर सुधार करके वी आर टेकिंग केयर दैट कस्टमर डिलाइट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसा कि कहते हैं कि बैंक में कई तरह के कस्टमर्स आते हैं। कुछ कस्टमर्स जो भी इंटरनेट है या जो भी टेक्नोलॉजी है उससे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आपको कस्टमर्स रहते हैं जो उसे हैंडल नहीं कर सकते। खासकर अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो वो इतने फ्रेंडली नहीं है टेक्निक्स के साथ। तो ऐसे में आप उन्हें किस तरीके से सुविधा प्रदान करते हैं या उन्हें जागरूक करते हैं इसके प्रति? इसमें बैंक केवल जागरूक करने का रोल अदा कर सकता है, क्योंकि सुविधा बैंक क्या होता है कि आपके पैसों का संरक्षक है। वो आपको हाथ पकड़ के दस्तखत जहाँ कराने के मैनुअल सिस्टम में हुआ करते थे, वहाँ बहुत फ्रॉड हो जाया करते थे। 4 के बदले 5 चेक पर साइन करा लिया। तो जागरूकता की बात आपने बिल्कुल सही बताया कि ग्राहकों को लिटरेसी आईटी कम है। हालांकि हमारे देश की ऐसे साक्षरता दर 70-75% है, लेकिन आईटी लिटरेसी इज़ नॉट मोर देन 35 to 40%। एवन कि मेरे जैसा व्यक्ति जो बैंक में जनरल मैनेजर से रिटायर किया है, आई डू नॉट थिंक माई सेल्फ एज ए वेरी IT सेवी पर्सन। तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो इसमें हम लोग जागरूक करते हैं। OTP संभाल कर रखिए, पिन मत दीजिए, अपने बच्चों को भी पिन नहीं दीजिए, क्योंकि उससे ही जितनी धोखाधड़ी हुई है गुड फेथ में हुई है। या मैनुअल भी सिस्टम हुआ तो जहां हमने दूसरों पर भरोसा कर लिया, धोखा का संभावना हुई था। और आज जो डिजिटल मोड में भी अगर हम दूसरे को दे दिया, अपना पिन दे दिया, वो दुरुपयोग उस कदर करता जाएगा। और अभी आप पासबुक तो देखते नहीं हैं, तो समय समय पर बैंक पूरा जागरूक करता है और चेक पर, प्रिंट पर, हर जगह पासबुक छपा के रखता है कि किसी को शेयर ना करें। एवं रिजर्व बैंक अपने प्रचार माध्यम से भी बोलता है कि आप बिल्कुल शेयर ना करें, किसी को भी ना शेयर करें। कोई देख लिया तो उसको तुरंत चेंज भी कर दें आप। ये हम लोग प्रयास करते हैं ताकि कस्टमरों को नुकसान कम हो। अगर OTP में क्या होता है, अभी आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि OTP देकर लाखों रुपए निकासी कर लिया। क्यों हुआ? क्योंकि वो कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग लेता और आपने दे दिया, आपका पूरा अकाउंट का एक्सेस हो गया। ही टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम योर अकाउंट। अब गलती आपकी थी इसमें कि आपने OTP शेयर कर दिया, तो आपका रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर हमने दस्तखत करके आपको कागज़ दे दिए तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अब जाने में दिए, अनजाने में दिए, एक अलग बात होती है। कानून ने समझा कि आपने एक OTP पास कर दिया, एवरीबॉडी इज हेल्पलेस एंड यू आर एट लॉस। तो जागरूक में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जागरूक तो रहना है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक वाक़या मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं बनारस में था, ATM से कैसे हो गया, एक जज साहब थे और हमारी एक शाखा प्रबंधक को उठा के पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया तुरंत। हम लोग को भी अफरा तफरी हो गई, क्या हुआ? उन्होंने उनके ATM से किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया, पावरफुल थे, उन्होंने FIR कर दिया जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और उनके दवा में पुलिस मैनेजर को उठा के ले गया। हम लोग दौड़े हुए गए कि क्या हुआ, तो ऐसे हुआ नहीं कि फ्रॉड कर दिया। उन्होंने देखिए अब इसमें क्या था, उस ATM में
अब क्या होता था, पुराने ज़माने में एटीएम के बाहर एटीएम केबिन में कैमरा लगा रहता था। अब बीच में क्या हुई कि वो कनेक्शन काट दिया करता था ताकि एटीएम फंक्शन करना बंद हो। बैंक ने क्या सुधार किया, एटीएम में ही इनबिल्ट कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने जब इनबिल्ट कैमरा से ट्रांजैक्शन का डिटेल निकाले, जिस समय में उनका पैसा निकला था उस समय में उनके लड़के की उपस्थिति होने की फ़ोटो आई, तो उन्होंने अपना शेयर कर दिया लड़के को, उनके लड़के ने पैसा निकाल लिया, लेकिन बदनाम हुआ बैंक, जलील हुआ बैंक का सगा प्रबंधक। तो इस तरह जागरूकता यहाँ किया हुआ, उन्होंने OTP अपना पिन दे दिया कि जाओ बेटा इस पिन से पैसे निकाल के ले आओ, और उन्होंने नहीं दिया और बैंक मैनेजर हो गया। तो इस तरह सतर्कता रखनी जरूरी है। जागरूकता एक चीज़ है और सतर्कता, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, नॉट एवन योर स्पाउस। आप किसी ने, अगर हमने अपने स्पाउस को बता दिया है, उसने किसी को और पास ऑन कर दिया, तो अल्टीमेट नुकसान किसका होगा, ग्राहक का होगा। इसीलिए मेरा बार बार आग्रह, हम लोग यही समझाते थे कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जैसे कि जहां तकनीक ने हमारे कार्य को सरल किया है, वहीं इससे जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसमें सबसे आम है फ्रॉडरी के मामले। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ सुविधा है जिसके ज़रिए हम अपना बचाव कर सकते हैं ऐसे मामलों में और ख़ुद को सतर्क रख सकते हैं? जी, पहले तो यह है कि हमें सतर्क और सुरक्षित रहने का है। मैंने जो मैंने बताया कि OTP या पिन, आप पिन तो किसी को शेयर ना करें। किसी कारण दुर्भाग्यवश अगर कुछ हो गया तो आप तुरंत पहले बैंक को सूचित करें, फिर पुलिस के साइबर कंट्रोल रूम में आप सूचित करें, ताकि फिर इमीडिएटली कार्रवाई हो सके। बहुत ऐसा हुआ है कि समय पर सूचना दे देने के कारण जो इधर का पैसा उधर गया उसको रोका गया है, लेकिन अगर आप विलम्ब करते हैं तो डिजिटल मोड में फंड ट्रांसफ़र निकासी इतनी जल्दी हो जाती है कि चाहते हुए भी कोई विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हो जाता है, और फिर आप सिस्टम के व्यवस्था में चले जाते हैं जो टेक्स ईयर्स टू रिकवर एनीथिंग। तो इसमें सतर्कता रखिए, सुरक्षा रखिए। अगर चूक हो गई तो इमीडिएटली आप खबर करिए, बैंक इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा। बैंक रिम्बर्स नहीं करता है तो अभी सरकार ने और क्या कर दिया है, ये डिजिटल के लिए भी ओम्बड्समैन में आप तुरंत कंप्लेन करिए, सो दैट कि त्वरित कार्रवाई होती है। और अगर अभी ATM वगैरह से पैसे रिटर्न करने में बैंक विलम्ब करता है तो बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगाने का RBI ने सिस्टम बना दिया है। तो जिस तरह सतर्क करने की ज़रूरत है, उसी तरह फर्जरी होते हुए तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक्शन मोड में आ जाए, राय विचार में नहीं पड़ के तुरंत सूचना दीजिए बैंक को, ऑनलाइन सूचना दीजिए बैंक को, फिर साइबर पुलिस को दीजिए, ताकि वो लोग अपने एक्शन में आ जाए और जो भी है रोकथाम की जा सके। जैसे कि कई बार जब भी ये फ्रॉडरी के मैसेजेस या कॉल्स आते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि यह कॉल फ्रॉडरी का, यह हमारे बैंक से नहीं? ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये जान सकें? इसका कोई तरीका नहीं है, इसका एक ही है सलाह जो हमेशा बैंक आपको आगाह करता रहता है कि बैंक कभी आपका OTP नहीं मांगता है, बैंक आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है। जो फर्जरी होते हैं वो आपको KYC का डिटेल मांगते हैं, बैंक आपका डिटेल नहीं मांगता है, बैंक आपको सूचित करके डिटेल मांगता है, वो फ़ोन के माध्यम से बैंक नहीं मांगता है। और उसी झांसे में आकर हम लोग अपना KYC भी उनको दे देते हैं और वो हम फर्जरी के चक्कर में फंस जाते हैं। जी, यह तो थी आपके बैंकिंग से जुड़े कार्य और योगदान की बातें। अगर बात करें कि अवकाश के बाद जब एक और जहां लोग सोचते हैं कि बिना फिक्र के आराम की ज़िंदगी जिए, वहां पे आपने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, आप उद्योग से जुड़े। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं। एक हमारे समाज में त्रासदी है कि हम लोग समझते हैं कि ये मैं अब रिटायर कर गया तो आई हैव बिकम द एक्सपायर्ड मेडिसिन। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये सेकंड इनिंग ऑफ द लाइफ है। जीवन में हमने कुछ जो नहीं किया वो करने का एक अवसर है। अगर आप, क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, वो इधर उधर घूमना का समय निभाना, सबसे संबंध रखना है। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, हम लोग का जीवन इतना एक्टिव रहा और अचानक आप टूट के गिर पड़ते हैं, तो ये मेरे विचार से उचित नहीं रहता है। हम लोग अपने जो पहले सर्विस के दौरान सीखते थे कि हमें ऐसा होता तो वैसा करते, अभी उसका अवसर हमें मिला है तो उसको करने से हम जीवंत रहेंगे। आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार जो मिलता है हर साल का, आप कर लीजिए तो 8-9 विजेताओं में 5-6 विजेताओं की उम्र 80-85 प्लस रहती है। ये बहुत गंभीर विषय है सोचने का कि 80-85 उम्र में लोग नोबेल पुरस्कार जीत लेते हैं और हम यहाँ स्थिर होकर बैठ के अपना शरीर को और दिमाग को बर्बाद करते हैं। दूसरी बात रही, शरीर दिमाग से चलता है, दिमाग को अगर बैठाएंगे तो शरीर अपने आप बैठ जाएगा। आप देखते हैं ना कि शरीर ठीक रहता है, डॉक्टर बोलता है कि ब्रेन डेड हो गया, मीन्स ब्रेन हैज स्टॉप फंक्शनिंग, सो वी हैव बिकम ब्रेन डेड। तो डोंट बिकम ब्रेन डेड, जीवित मत रहिए, जब तक जिंदा है जीवन जीने के लिए है।
आयु भगवान ने दिया है, जीवंत होकर जिए, प्रयासरत रहिए, नया नया सीखिए। जॉर्ज बर्नार्ड ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब आदमी सोचना और समझना बंद कर देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने एक लाइन और ऐड किया कि आदमी मरता बहुत पहले है, दफनाया जाता बहुत बाद में है। माने अगर आज मैं सोचना बंद कर दूं, दिमाग को काम करना बंद कर दूं, तो मैं मृत प्राय हो गया, लेकिन जब मेरा वो डेथ आएगा बहुत दिनों बाद, तब मैं दफनाया जाऊंगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब के ये कहावत जो है पूरी तरह चरितार्थ होता है कि इंसान मरता बहुत पहले है, दफनाया जाता बाद में है। तो मेरा ये सबको सलाह है, मैं अपने साथियों को भी सलाह करता हूँ, कुछ भी करो, कोई जरूरी नहीं कि आप उद्यमी बनिए। आप जाके मंदिर में भजन करिए, मंदिर में झाड़ू लगाइए, कीप योरसेल्फ एक्टिव, फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाइए, जो आपकी सामर्थ्य जो कैपेसिटी है करिए। लेकिन वो झूठ के बैठना, अब रिटायर हो गया अब क्या करें, कोई बात नहीं है, चलते हैं बेटा यहाँ एक दिन रह लेंगे, बेटी यहाँ 2 महीना रह लेंगे, वहाँ घूम लेंगे, सब घूमिए, बट कीप योरसेल्फ एक्टिव। आप अपने रूटीन में रहिए, क्योंकि नौकरी में हम लोग का लाइफ बहुत एक्टिव रहा है। अगर उस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। मेरा यही सोचना था और मैं हमेशा कुछ करना चाहता था। अरुण जी, अगर बात करें कि जब भी हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारे मार्ग में चुनौतियां आती हैं। आपके जीवन की क्या कुछ चुनौतियां और आपने इसे किस प्रकार संबोधित किया? एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ इज फुल ऑफ चुनौती ओनली। एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ चुनौतियों से है। एंटरप्रेन्योरशिप का मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टू डिसाइड कि आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ये वैसा ही डिसीजन है कि आपने अचानक डिसीजन ले लिया कि आप इंटरकास्ट लव मैरिज करोगे बिना हॉरोस्कोप मिला है, तो हर कदम पर आपको जो वहाँ परेशानी आती है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का चुनाव कर लिया आपने कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप बनना है बिना किसी राय विचार के, तो चुनौतियाँ आएंगी। यू हैव टू सेटअप ए बिजनेस, यूनिट सेटअप करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, स्टाफ लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, पैसा घट गया, माल बिक गया, पैसा नहीं आया, अभी माल में सप्लाई करनी है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये चुनौतियाँ आते रहती हैं। इसको समाप्त करने के लिए बताऊं कि बड़े गजब का अंधेरा था राहों में, जले हैं खुद तो रोशनी निकाली है। और एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो होती है, जो इसी जी देखते हैं नीचे ऊपर होती है, कभी प्लेन नहीं आती है। जब तक वो एंटरप्रेन्योर है, देयर इज नो टाइम लिमिट व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस चुनौती। चुनौती तो आपके पार्ट बन गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, चुनौती फेस करिए। हमने भी हर कदम पर किया है, लेकिन उन चुनौतियों ने मेरे को इतना अंदर से मजबूत कर दिया कि नाउ दैट इज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। मेरे को 2 साल के लॉकडाउन ने और 1 साल के बाढ़ ने मेरे प्लांट में 4 फुट पानी 8 महीने रहा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस जिंदा है। चुनौती हैज़ बिकम द वे ऑफ लाइफ। ये एंटरप्रेन्योर को डिसाइड कर लेना है कि अगर चुनौती फेस करता है तो एंटरप्रेन्योर में सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज तो वो घर लौट जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। बिल्कुल, कोई भी क्षेत्र हो, हमें तो आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह का पॉजिटिविटी होती है जो सर हमारे हर किसी सिचुएशन में हमें खड़ा होने के लिए तैयार करती है। और उसमें ताकत मिलती है आपको, चुनौती में फेस करने में आपको नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। जी जी बिल्कुल सर। अगर बात करें बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप की व्यवस्था को, तो क्या कुछ है वो? बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये बहुत सकारात्मक बात है कि चारों तरफ से भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का नेसेंट स्टेज को हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप में क्या होता है कि आप एक आइडिएशन लेते हो, उसको सोचते हो, परखते हो, देन यू कन्वर्ट इट टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी भी आई है 2017-22 से, सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो इंडस्ट्री विभाग है और IIT इंक्यूबेशन सेंटर पटना के सहयोग से जीरो लैब खुला है। मैं जीरो लैब से भी इन्वॉल्व हूँ। तो जीरो लैब वाले इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो कॉलेज से या कहीं से अब लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप बनना चाहते हैं, उनको ला के वहाँ हैंड होल्डिंग कराते हैं, बूट कैंपिंग कराते हैं, आइडिएशन स्टेज कराते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और बिहार में अगर ये इकोसिस्टम चलता रहेगा तो ज़रूर हमारे कुछ स्टार्टअप, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ के अपना नाम कमाएंगे। अभी 5-7 दिन पहले ही MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो केंद्र सरकार की संस्था है, उन्होंने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का कार्यक्रम किया था, मैं उसमें इन्वॉल्व था। बहुत अच्छा लगा कि करीब 28 पार्टिसिपेंट्स में 5 ही जेंट्स से, बाकी सारे महिलाएं थी। और सारे महिलाएं कुछ न कुछ कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो शुरुआती हैं, माने बहुत सकारात्मक लगा। उन लोगों को देखने से हमें भी ऊर्जा मिलती है कि अब एक बदलाव आ रहा है और ये बदलाव आएगा। और सरकार का काफ़ी समर्थन है। सरकार ने जो स्टार्टअप पॉलिसी के तहत एक कॉर्पस बनाया, 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया है। वो स्टार्टअप को सीड फंडिंग देते हैं, मेंटरिंग कराते हैं,
हम लोग उससे मेंटरिंग कराते हैं। तो हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, व्हाट मोर यू नीड। कल को आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आज आपका हाथ पकड़ कर सरकार पैसे देकर कर रही है कि आप कुछ करिए, तो बहुत सकारात्मक बदलाव आया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर। आपसे जानना चाहूँगी कि आप बतौर उद्यमी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? मैं तो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूँ जी, इसका कोई कुछ खास वजह? इसका खास कारण नहीं था। मैं रिटायरमेंट के पहले घूमने गया था सिक्किम, तो वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन रहा, तो देखा फल बहुत अच्छे है, सब्जी का स्वाद अच्छा है, तो मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि सिक्किम इज द टोटल ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। और जबकि सिक्किम में रेलगाड़ी उस समय नहीं चलती थी, अभी चलती है कि नहीं चलती है दैट आई डोंट नो। मैंने सोचा कि जहाँ रेलगाड़ी नहीं चलती है वो स्टेट पूरा ऑर्गेनिक हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा क्या कुछ नए प्रयास या योगदान आपने किया इस क्षेत्र में? मैं वर्मी कंपोस्ट का निर्माता हूँ। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती का इंग्रेडिएंट है। हमारे यहाँ किसानों को सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, वो समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट तो गोबर से बना है और गोबर सस्ता है, तो क्यों नहीं खेत में सीधा गोबर डाल दिया जाए, यही भ्रम में रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में गोबर से ज़्यादा आइसेनिया फेटिडा केचुआ का है। और वर्मी कंपोस्ट इज नॉट आवर कंसेप्ट। चार्ल्स डार्विन ने 1881 में 40 वर्षों के अनुसंधान के बाद ये पाया था कि वर्मी कंपोस्ट आइसेनिया फेटिडा का प्रजाति का वर्मी कंपोस्ट केचुआ है, वो वर्मी कंपोस्ट निर्माण करता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो साधारण गोबर से 10 से 15 गुना ज़्यादा होते हैं। तो गोबर है, इसका मेन इंग्रेडिएंट गोबर है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केचुआ है। आइसेनिया फेटिडा एक प्रजाति की केचुआ होती है, ये बहुत काम में आता है। मेरे को नहीं मालूम था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार ISM धनबाद के कुछ साइंटिस्ट मेरे को फ़ोन किए, बिकॉज आई एम अवेलेबल ऑन वेबसाइट, कि आपके यहाँ जो केचुआ फोटो दिखाते हैं वही मिलेगा, मैं मेरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आई स्टिल सरप्राइज कि वो लोग ट्रेन से ट्रेवल करके आए, केचुआ लेके गए, 3 साइंटिस्ट आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे इसका, तो बोले कि पर्यावरण पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और हम लोगों ने पूना से जो केचुआ मंगाया था उसमें हम लोग को धोखा हो गया। तो जो केचुआ का सारा खेल वर्मी कंपोस्ट में केचुए का है। और केचुआ देसी भी होता है, आइसेनिया फेटिडा भी होता है। देसी केचुआ क्या करता है, मट्टी खाता है, मट्टी निकालता है। आइसेनिया फेटिडा केचुआ गोबर खाता है और जो वर्मी कंपोस्ट निकालता है। इसके न्यूट्रिएंट की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। इसको डालने के बाद 100% आपको उसकी जो ज़रूरत है मिल गई, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी बहुत लोग करते हैं ये वर्मी कंपोस्ट। जब 4-5 साल कोरोना के पहले बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स नौकरी छोड़ के आए थे और नौबतपुर के पास वो लोग ये बेबी कॉर्न का ह्यूज स्केल पर वो लोग प्लांटेशन शुरू किया था, वो हम लोग से जुड़े हुए थे। आज झारखंड में बहुत लोग हैं जो पूरा ये जैविक खेती करते हैं, वो हम लोग से जुड़े हुए हैं। बहुत लैंडस्केप वाले, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी नालंदा राजगीर में बना है, 4000 बैग्स हमने सप्लाई किया वर्मी कंपोस्ट। उनका पूरा हॉर्टिकल्चर हमारे वर्मी कंपोस्ट से हुआ है। अगर सही में वर्मी कंपोस्ट रहे तो आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। पूरा जैविक चीज़ खाएंगे। क्या नुकसान होता है मैं एक बार बता दूं। ग्रीन खरीदना हम लोग के लिए समस्या होती थी। जब हम लोगों ने नया शुरू किया था काम, तो हमारे साइड के पास एक रानी फुकर जगह है जो सब्जियों की मंडी है। मैं लौट रहा था तो देखा कि गोभी का पत्ता सब फेंका हुआ है। मैंने साइड पर फ़ोन किया कि ट्रैक्टर लेके ले जाओ, मुफ्त में मिल जाएगा। आपको जान के आश्चर्य और दुख होगा कि मेरे 40 फीट के केचुए मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि ये गोभी के पत्तों में पेस्टिसाइड का छिड़काव था, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमारा पेट कैसे बर्दाश्त करता होगा। कैंसर नहीं हुआ है तो ये आश्चर्य की यही बात है कि हम लोग इतना दिन से केमिकल खा रहे हैं और अभी भी स्वस्थ हैं। दैट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइस। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी क्या होता है, यूरोपियन कंट्री में हम लोग क्यों नहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर टोटली बैन है। डोंट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर उनका फ्री होगा, आपका केमिकल फ्री होगा, तभी आपकी एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करती है। और इसका संचालन देख रेख अपीडा करता है। मेरा प्रोडक्ट जो है मैंने बनाया तो मैं बिहार का पहला NPOP सर्टिफाइड प्रोडक्ट हूँ। NPOP मैंने ये ऑर्गेनिक का एक सर्टिफिकेशन होता है, बिहार सरकार पिछले साल से कर रही है बसों का। उसके पहले मैंने राजस्थान से करवाया था, तो एक सर्टिफिकेशन हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो पूरा जैविक है। तो हमने NPOP भी सर्टिफाइड, आई एम द फर्स्ट NPOP सर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट ग्रोअर। अब तो बिहार सरकार को भी अथॉरिटी हो गई, तब मैं बिहार सरकार से इस साल रिन्यू कराया था। अदरवाइज 21 में हमारे पास राजस्थान के साइंटिस्ट लोग आए थे, हमारे पास पूरे उनकी टीम आई थी। तो इसी काम में कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी उन्हें उत्कृष्ट हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भी काम करें उत्कृष्टता से करें, क्वालिटी मेंटेन करें।
बिल्कुल, इसका मैं आपके- पूरा प्रयास करता हूँ। आपके ये जो भी नए अनूठे प्रयास है, इससे बिल्कुल कृषि क्षेत्र को एक नया मुकाम हासिल होगा। जैसा कि आप बतौर मेंटोर भी कई संस्थाओं से जी, जुड़े हुए हैं, जी। इससे जुड़ी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को क्या है कि साझा मैं करें। एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा पैशन है कि लीडरशिप डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करूँ। अब मेरा 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा काम एक स्टेबल में आ गया है, तो मेरे पास समय रहता है, तो मैं मेंटर से 2-3 संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो भारत सरकार की संस्था है, वो ऑल इंडिया लेवल में स्टार्टअप को आइडेंटिफिकेशन करती है। उनका पिचिंग का फाइनल जो पैनल होता है, मैं उसमें रह के हम लोग पिचिंग करा के वी आइडेंटिफाई द स्टार्टअप्स हु नीड द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और उसमें बहुत अच्छा लगता है कि एक से एक आइडिया आते हैं, एक से एक आइडिया आते हैं। और अभी जैसे सरकार है, बिहार सरकार भी कर रही है, मैनेजमेंट कॉलेज भी मेंटरिंग के लिए बुलाते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे लेक्चर, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक उनका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में एक सेमेस्टर उनको इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं तो प्रैक्टिकल इंटरप्रेन्योर हूँ, तो इससे मैं जुड़ा रहता हूँ, तो मेरे को 2 फायदे होते हैं। मेरा समय सकारात्मक गुजरता है और लोगों का उत्साह वर्धन करने में खुद का उत्साह वर्धन हो जाता है, नॉलेज अपडेट रहता है, कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। सही बात यह कि मेरा चौतरफा फ़ायदा है, लेकिन मैं एक लिमिटेड समय तक ही काम करता हूँ। मेरा रूटीन ऐसा बना हुआ है कि 4 बजे मैं घर चला जाता हूँ और अपनी पत्नी के साथ ही चाय पीता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आप बैंक से भी जुड़े हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर युवाओं के लिए बात करें, खासकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो किस प्रकार आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहेंगे, या क्या कुछ बताना चाहिए, कैसी व्यवस्था है बिहार में इन दोनों क्षेत्रों को लेकर? नहीं, बैंकिंग में तो करियर ऑप्शन इज द बेस्ट। अगर आप बैंकिंग का करियर ऑप्शन चुनाव करते हैं तो बहुत डिग्निफाइड जॉब है। बैंक में काम करने से क्या होता है, शुरू में लोग क्यों परेशान हो जाते हैं कि गांव में हमको भेज देगा। जब बैंक की 70% ब्रांचेस गांव में हैं तो कौन जाएगा, आप ही जाओगे, लेकिन कितने दिन जाओगे। अगर गांव में घूमते रहे, मैं तो गांव में भी घूमा, बड़े शहरों में घूमा, तो मेरे को तो यूके जाने का भी मौका मिला। अगर मैं वही बैठ जाऊँ कि सीधे वहाँ जाऊँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ वेरी डिग्निफाइड जॉब इन द बैंकिंग। इसमें एक और फ़ायदा क्या है, आप समाज के विकास में डायरेक्ट योगदान दे सकते हैं। अगर आप मैनेजर के कुर्सी पर बैठे हैं और आपने ये प्रण कर लिया कि 10 बेरोजगार को मेरे को रोजगार के लिए ऋण मुहैया करानी है, तो उतना आपको अधिकार है, पावर दिया बैंक ने कि आप वो करा सकते हैं। सकारात्मक सोच वाले आदमी के लिए इससे बढ़िया कोई जॉब इसीलिए नहीं है कि और जॉब में आप गाइडेड है, बाय रूल्स है, बाय लॉज है, ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेप इसमें। यहाँ है आप बैठे हैं, आपका डिस्क्रिप्शन है, आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, भलाई का जो काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है। अगर लोग आते हैं, कैरियर का ग्रोथ भी है। आप ग्रो करते 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 कहाँ बढ़ जाएंगे। ऑल इंडिया का एक्सपोजर मिलता है, यू गेट इन टच विद अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज में आपका सम्मान होता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री में, आई थिंक मोर देन 50% एवरीवेयर इन ऑल द बैंक्स यू विल फाइंड बिहारी स्टूडेंट, क्योंकि बिहारी कम्युनिटी बिना नौकरी के नहीं रह सकती है। आपने बात किया अभी एंटरप्रेन्योरशिप की, जो एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग जाते भी हैं तो बड़े बूझे मन से, नौकरी नहीं मिला तो इसमें आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, यू चूज टू बी द एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर 4 आदमी को नौकरी देता है। देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। पहले बैंक में जॉब करता था, मेरे यहाँ लोग आते थे, बैंक में आते थे, मेरे यहाँ नहीं आते थे, वो आते प्रोजेक्ट करने आते, इंटर्नशिप करना होता था, तो उस समय मैं भी बैंक का नौकर था। आज मेरे को खुशी क्या है कि मेरे संस्था में लोग इंटर्नशिप करने आते हैं, दैट इज़ माई इंस्टीट्यूशन। और अभी तो मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं अलाउ करता हूँ। इस बार 15 स्टूडेंट रुड़की यूनिवर्सिटी के मेरे उस गांव में जाके उन्होंने इंटर्नशिप किया। इससे बड़ा संतोष क्या होगा, इससे बड़ी अच्छी भी क्या होगी। बिल्कुल, बहुत सही। तो इस तरह नहीं चुनाव करना है। आप नौकरी कर रहे हो तो बढ़िया से नौकरी करो, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो बढ़िया से बनो। चॉइस इज योर्स। जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आप अपना बेस्ट है और अपना मेहनत के साथ कार्य करें। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आप यूके के भी बैंक में कार्य किए हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ के बैंकों में हमारे बैंकों में क्या कुछ समानता और असमानता आपको देखने को मिलती है? यह अच्छा सवाल आपने किया है। तो मैं बैंकिंग डिटेल में नहीं जाके थोड़ा ब्रीफ 3-4 पॉइंट ही कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल जाएगा। पहली बात क्या है कि वहाँ बैंक में जो भी जाते हैं, हम लोग भी यहाँ से गए, यहाँ बैंक में जो रिक्रूट होता है, पहली ट्रेनिंग उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की होती है। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वो यूरोप से स्टार्ट हुआ, पहला चीज़ वो हुआ। आपको वहाँ से होता है, कैश का प्रचलन बिल्कुल नहीं के बराबर है। और एक और वहाँ बात है जो यहाँ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ भी लागू हुआ है। वहाँ फ़र्क क्या है, अगर कोई स्टाफ जो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है उसको डाउट हो रहा है कि आदमी जो ट्रांजेक्शन करने आया है डाउट है, तो ही विल गेट इट नोटेड विद द मैनेजर।
अगर मैनेजर उससे असहमत भी है तो नोट करेगा, क्योंकि उसकी ऑडिट होती है। ये आपको एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है, जो सबसे बड़ा यहाँ लिटिगेशन का जो हमारा प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन सोलिसिटर के थ्रू साइन होते हैं। एडवोकेट को सोलिसिटर वहाँ बोलते हैं। अगर आपने ऋण लिया तो मैं बैंकर हूँ, तो मैं अपने वकील को डॉक्यूमेंट दे दूंगा और वो आपके वकील को दे देगा। तो वकील में सहमत होकर दोनों सर्टिफिकेट देते हैं कि थिंग्स हैव बीन वेल एक्सप्लेन टू द कस्टमर। तो आज जो कोर्ट में हमारा लिटिगेशन चलता रहता है कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, हमें ये समझ नहीं आई, वो नहीं समझ आई, ये ख़त्म हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक फ़र्क क्या है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी वहाँ पर है। अगर आप वैल्यूअर हैं, आपने मेरे मकान का वैल्यूएशन 10 करोड़ कर दिया और जब बैंक बेचने गया तो 5 करोड़ आया, बिल्कुल सर, तो यू हैव टू इंडेमनीफाई द लॉस टू द बैंक। सर आप यहाँ पर आए, यहाँ पे इतना अच्छा बात, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नहीं, मैं भी धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए वर्ष की शुभकामनाएं दर्शकों को देना चाहूँगा जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान अरुण कुमार, रिटायर्ड जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, जिससे हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो अब वक्त हो चला आपको बताने का कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001 और हमारा email है director ddkpatna@gmail.com।